शान। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता, इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और जो आज का विषय है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने जा रहे हैं पराली प्रबंधन को लेकर। जी हाँ, हम सभी जानते हैं पराली की वजह से कितना नुकसान अब होने लगा है और ख़ासतौर से जैसे ही अब धान की कटाई शुरू होती है उसके बाद से ही एक धुंध का गुबार जो है वो नज़र आने लगता है और ये गुबार ना सिर्फ एक जगह रहता है बल्कि आसपास के कई राज्य हैं जो प्रभावित होते हैं। और ख़ासतौर से जो अभी का समय चल रहा है, कोरोना महामारी का समय चल रहा है, जहाँ पर लगातार हम देख सकते हैं श्वास की जो बीमारियां हैं वो कितने बढ़ने की संभावना रहती है। अगर ऐसे में ये धुएं का गुबार कहीं भी पहुंचता है तो कितना नुकसान इससे हो सकता है, इसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। हालांकि हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, उन्होंने अलग अलग तकनीक अब विकसित कर चुके हैं वो, जिसके जरिए हम कह सकते हैं पराली का हम प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन जो पराली प्रबंधन है कैसे किया जा रहा है और अभी तक अगर हम बात करें, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो काफ़ी कमी हमें इसमें नज़र आई थी, लेकिन अब इस साल क्या कुछ हमारी तैयारी है, कैसे पराली प्रबंधन हम कर पाएंगे, इसके बारे में आज हम इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें हमारे साथ आज जो खास मेहमान इसमें जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलराज सिंह जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजबीर सिंह जी, जो कि निदेशक हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट लुधियाना से। साथ ही आपको बता दें हमारे साथ पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमल सिंह चौहान जी, जो एक हम कह सकते हैं सफल किसान हैं। इनसे इनका अनुभव हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अब ये अपना जो अनुभव है वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं पराली प्रबंधन के लिए भी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। खेतों में फसल अवशेष जलाकर नष्ट करने से वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है। ऐसा करने से जमीन का कटाव बढ़ता है और सांस की बीमारियां बढ़ती है। कुछ समय पहले तक किसान पारंपरिक तरीके से खेती किया करते थे। इसमें पशुओं का भी एक खास योगदान था, क्योंकि पशुओं के लिए चारा चाहिए होता था। उस समय गेहूं और धान के अवशेष चारे के रूप में उपयोग होते थे। लेकिन मौजूदा दौर में खेती किसानी में कृषि मशीनों का चलन बढ़ा है। नए नए हार्वेस्टर, रीपर जैसी फसल काटने की मशीनें चलन में आ गई हैं। ये मशीनें फसल में फल वाले ऊपरी हिस्से को काट देती है और बाकी नीचे फसल का पूरा तना बच जाता है, जिसे फसल अवशेष मानकर अक्सर किसान जला देते हैं। साल में 2 बार फसल अवशेषों को जलाया जाता है। गेहूं और धान दोनों ही बम्पर पैदावार वाली फसलें हैं। अप्रैल में गेहूं की फसल तो सितंबर अक्टूबर में धान की फसल तैयार हो जाती है और इसी दौरान फसल अवशेषों को जलाया जाता है। धान की फसल कटने के बाद तुरंत गेहूं की फसल भी बोनी होती है और इसलिए अगली फसल बोने के लिए खेत भी तैयार चाहिए। हालांकि पराली को खेत में जोतकर गलाने के बाद बेहतर खाद बनाई जा सकती है। फसल अवशेषों को जलाने से वायु प्रदूषण वातावरण की निचली सतह पर इकट्ठा होता है, जिसका सीधा प्रभाव लोगों पर होता है। प्रदूषण हवा द्वारा दूर दूर तक फैल जाता है। ये प्रदूषण ग्रीन हाउस गैस उत्पादन करके मौसम में बदलाव का कारण बनता है। इतना ही नहीं, फसल अवशेष जलाने से वातावरण में खतरनाक रसायन घुल जाते हैं। फसल अवशेष जलाने से स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। थायराइड हार्मोन स्तर में बदलाव होता है। गर्भावस्था के दौरान बच्चे के दिमागी स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जाना किस तरीके से पराली प्रबंधन के लिए अलग अलग स्तर पर कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कैसे इस खतरे को समय रहते भांपकर हम ना सिर्फ रोक सकते हैं बल्कि इसको पूरी तरीके से खत्म कर दें। यहाँ डॉक्टर बलराज आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं पराली की वजह से जो खतरा होता है, लेकिन जब बात इसके प्रबंधन की आती है, किस तरीके से इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मुकुल जी, पिछले कई सालों में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की मार्फत बहुत महत्वपूर्ण कदम इसके प्रबंधन के लिए उठाए हैं, इसकी समस्या को देखते हुए। और क्योंकि जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं जी, जिसमें हरियाणा, पंजाब, हरियाणा में लगभग 11 से 12 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है, जबकि पंजाब में करीब 25 से 27 लाख हेक्टेयर तक धान की खेती होती है। अक्सर वो कम नीचे ऊपर होती रहती है। तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें, उत्तर प्रदेश है, तराई का इलाका है जी, तो दिल्ली के भी कुछ गांव हैं जो अलीपुर ब्लॉक या दूसरा नजफगढ़ ब्लॉक है, कंझावला ब्लॉक है, इनमें आते हैं जी। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक ये क्रॉप रेजिड्यू, फसल अवशेष के रूप में इसका उत्पादन होता है। और किसान के पास समय नहीं है, क्योंकि अक्सर कि उसकी कटाई अक्टूबर के मध्य से लेकर नवंबर तक उसकी कटाई होती है और तुरंत उसको गेहूं की बिजाई करनी है। बिल्कुल। तो इसके प्रबंधन को लेके बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें एक तो जो पहली मशीनें थी वो अक्सर क्या था कि उसके एक समान तरीके से खेत में बिखराव नहीं करती थी, जो स्टब्स हैं उसके कटे हुए जो अवशेष हैं। लेकिन आजकल, अभी डॉक्टर राजबीर इसकी विस्तृत रूप से जानकारी देंगे आपको, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसी मशीनें आजकल अब उपलब्ध हैं जो कि उसको एक समान रूप से पूरे खेत में वितरित कर देती हैं कटाई के बाद। और दूसरा, प्रबंधन की अगर मैं बात करूं तो इसका जो पराली का जो उपयोग है वो दूसरे क्षेत्रों में करना बहुत संभव है। चलिए, उन उपयोग के बारे में भी आपसे आगे हम जानकारी लेंगे। डॉक्टर राजबीर, यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब पराली की हम बात करते हैं और जो धुएं के गुबार को लगातार देखा जाता है, और कई ऐसे राज्य, जैसे कि अगर हम उत्तर पूर्वी भारत की बात करते हैं या तमाम वो राज्य जहाँ पर ये समस्या ज़्यादा रहती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश प्रमुख तौर पर इन राज्यों के नाम निकल कर आते हैं, और यहाँ पर किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं और जो समस्या ये रहती है आखिर किस वजह से है? सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। बहुत ही समय अनुकूल ये एक प्रोग्राम आपने रखा है, इसके लिए मैं किसान डीडी किसान को ये बधाई दूंगा। मुकुल जी, पहले मैं बात करता हूं कि समस्या क्या है और ये किस तरह से आगे बढ़ी और इसे क्या मतलब बहुत संक्षिप्त में ये कोशिश करूंगा कि किस तरह से इसके कितने नुकसान और किस तरह से हम इसका समाधान कर सकते हैं जी। सबसे पहली बात तो ये है कि समस्या का जो सबसे बड़ी जड़ जो यदि मैं कहूँ तो वो है कंबाइन हार्वेस्टर। 90 के दशक में जब कंबाइन हार्वेस्टर का अधिक पैमाने पे यूज हुआ, आज के दिन जैसे मैं बात करूँ तो 2015 या 17 के अंदर पंजाब के अंदर करीब 15,000 कंबाइन हार्वेस्टिंग है और पूरा का पूरा जो धान की कटाई है वो उसी से होती है। तो वो एक बड़ा रीजन है, क्योंकि उसके बाद किसान उसको आग लगा देता है। लेकिन इसका मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी जो आई है, इसको बोलते हैं हम सुपर एसएमएस, सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, जो कंबाइन के साथ ही लग जाता है और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, 1-1.5 लाख रुपए के अंदर आ जाता है और गवर्नमेंट उसके अंदर सब्सिडी भी दे रही है जी। तो ये यदि लगा देते हैं तो वो जो सुपर एसएमएस लगने से कंबाइन हार्वेस्टिंग होती है तो पूरा का पूरा पराल को पूरे खेत के अंदर यूनिफॉर्मली बिखरा देती है। तो उससे आधा मतलब ये लगा लो कि 50% काम आपका पूरा हो जाता है। और एक जो टेक्नोलॉजी निकली है जो जिसको हम हैप्पी सीडर कहते हैं, उसके साथ उस पुआल के अंदर ही सीधी बिजाई हो जाती है। और मैं मतलब पिछले 2 वर्षों की बात करूं, जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्रीय सरकार ने इसको एक मिशन मोड के अंदर एक स्कीम को चलाया था और 1152 करोड़ रुपए की स्कीम है। 2-3 साल के अंदर इसके अंदर करीब 1 लाख मशीनें किसानों को दी गई है, बहुत सब्सिडाइज रूप के अंदर जी। और जैसे कि बलराज जी ने भी बताया है कि हरियाणा और पंजाब की बात करें तो करीब 42 लाख हेक्टेयर के अंदर पराली हो जाती है, 30 से 32 मिलियन टन तक पराली निकलती है। तो ये इतना बड़ा वॉल्यूम है, यदि इसका मैं बेल बना के एक के ऊपर रखें तो शायद चांद को भी छू जाएंगे हम जी। बिल्कुल। तो अब बात ये आती है कि जो समस्या एक मशीन के कारण पैदा हुई थी तो उसका समाधान मशीन के साथ ही हमारे पास उपलब्ध है, यानी कि मशीन वर्सेस मशीन।
और उन मशीनों का यदि खेतों में यूज किया जाए तो जी। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हम इसका समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर राजवीर, इसी कड़ी में शायद पंजाब सरकार द्वारा भी एक निर्णय अभी हाल ही में लिया गया था, जहां पर हवा एक्ट 1981 के तहत जो हमारी कंबाइन हार्वेस्टर हैं उन पर जरूरी कर दिया गया है एसएमएस को, जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ पंजाब ने नहीं, हरियाणा ने भी आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी कंबाइन है उसके ऊपर सिस्टम लगेगा, या पता लगेगा कि उसने सुपर एसएमएस लगाया नहीं, और कोई भी कंबाइन जो सुपर एसएमएस के बगैर है उसको खेत में नहीं एंटर किया, रोड पे ही नहीं आने दिया जाएगा, और यदि कोई लेके भी आता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा समस्या हमारी समाधान की तरफ बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर बलराज, जो आप बता रहे थे, जो किसान की चिंता रहती है कि अब समय बचा नहीं है और मेरे को जल्दी से गेहूं की अगर बिजाई करनी है, तो इस वजह से हम देखते थे खेतों में आग लगा दी जाती थी, और जो पराली है किस तरीके से कहाँ तक ये धुआं पहुंचता था। क्या अब हम मान सकते हैं कि इसका पूरी तरीके से एक सफल विकल्प हमारे पास है एसएमएस, जिसका भी यहाँ डॉक्टर राजवीर भी जिक्र कर रहे हैं, सुपर स्टॉक मैनेजमेंट? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसे सिस्टम इन कंबाइंस के साथ, चाहे वो पुरानी है उनके साथ अगर लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से वो बहुत यूनिफॉर्म तरीके से छोटे टुकड़ों में पूरे खेत में फैल जाएगा जी। और फिर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, नई मशीनें हैं, हैप्पी सीडर या दूसरे नाम से भी जो बुआई वाली जो मशीनें हैं, उनसे सीधी बुआई करेंगे और उसमें कोई तकलीफ नहीं है, किसी किस्म की समस्या नहीं आती। जो अंकुरण है गेहूं का बहुत अच्छा होता है और उसका पौधों की वृद्धि भी ठीक होती है फसल की, और अल्टीमेटली वो जो फिर जो अवशेष गिरते हैं वो अगली उस तक थोड़े दिन में ही जो ना बिल्कुल खेत के अंदर सड़ जाते हैं, और उनका कोई भी दूसरा जो बात है कि अनुदान, और हरियाणा सरकार जैसे आप चर्चा कर रहे थे, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार ने तो इस बार विविधीकरण की बात की है, और एक बहुत ही अच्छा, सराहनीय और सफल प्रयास मैं मान के चलता हूं इसको। किसानों को कहा भाई आप धान की बुआई अगर नहीं करें, उसके बदले दूसरी फसल को अगर आप लेके आते हैं, मक्का को या स्वीट कॉर्न को, ऐसी फसलों को आप खरीफ के अंदर लेके आते हो, तो 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मेरा मानना है कि वो उसमें अनुदान किसानों को दिया गया है, प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ना सिर्फ धान की फसल तक हमारे किसान सीमित रहें, जब क्योंकि इतना ज्यादा रकबा हो जाता है। डॉक्टर राजवीर, कितना महत्वपूर्ण है कि एक और विकल्प अब किसानों के पास है। अकेले पंजाब की अगर बात की जाए तो करीब 67 लाख एकड़ का जो रकबा है वो धान का करीब पहुंचता है। ऐसी स्थिति में दूसरे विकल्प किसानों को सुझाए जा रहे हैं हरियाणा में भी, जिससे इतना ज्यादा संख्या में ना तो फसल होगी और ना ही पराली की समस्या रहेगी। नहीं, विविधीकरण एक बहुत ही अच्छी जो हरियाणा ने पहल की है। मैं ये बताऊं कि इस बार पंजाब के अंदर भी करीब 5 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसके ऊपर विविधीकरण हुआ है, चाहे वो कपास या नरमा से हुआ हो, चाहे वो मेज यानी कि मेज का एरिया भी बढ़ा है। इस बार पंजाब के अंदर करीब 2 लाख हेक्टेयर एरिया के अंदर ज्यादा कपास लगी है और 1 लाख हेक्टेयर ज्यादा मतलब मेज की बिजाई हुई है। पिछली साल ये कंपेयर में यदि बात करें तो पिछली साल पंजाब के अंदर करीब 30 लाख हेक्टेयर एरिया था धान के अंदर, इस बार वो 27 के आसपास हुआ है। जी डॉक्टर राजवीर, लेकिन अगर पिछले साल की हम बात करते हैं, ऐसा नहीं था कि पराली जलाने की जो खबरें हैं वो सामने नहीं आई, लगातार खबरें सामने आती रही, लेकिन उनमें वाकई एक अच्छी बात ये रही कि उनमें कमी देखी गई थी। इस बार की अगर बात की जाए, क्योंकि करीब हम एक महीना करीब इसमें मान सकते हैं कि धान की कटाई धीरे धीरे शुरू हो जाती है, और उसके बाद जो किसान हैं अपने खेतों में जिस तरीके से आग लगाते हैं, पराली को आग के हवाले कर देते हैं, नुकसान उससे काफ़ी होता है। ना सिर्फ सुपर स्टॉक मैनेजमेंट बल्कि इसके अलावा और कौन सी ऐसी मशीनें या यंत्र हैं जिसके जरिए किसानों को फायदा मिलेगा आने वाले समय में? मुकुल जी, मैं एक थोड़ा सा बीच में एक चीज और बताना चाहूंगा, जो बहुत क्लियर मैसेज मैं किसानों को देना चाह रहा हूं कि हम पोल्यूशन और सोल्यूशन की बात करते हैं। देखो, 1 हेक्टेयर के अंदर जो पराली 8 से 9 टन होती है, यदि इसको हम जलाते हैं तो करीब 12 टन विषैली गैस निकलती है। जी बिल्कुल। यदि उसी को हम खेत के अंदर ही मिला लें और खेत के अंदर ही रखें उसको, तो वो इतनी खाद पैदा करेगा उस खाद की जो अमाउंट यदि मैंने कैलकुलेट की तो 12 कट्टे जो खाद के होते हैं उसके बराबर होती है, और जिसकी कीमत 3200 रुपए के आसपास होती है। तो बात ये आती है कि क्या हम 12 टन हमारे पर्यावरण के अंदर गैस छोड़ेंगे या 12 कट्टे खाद का हम फायदा उठाएंगे? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि पिछले 2-3 साल से जो आप बात कर रहे थे, तो 2016 में मैं थोड़ा सा एक डाटा देना चाहूंगा आपको। 2016 में जहां पे 1,27,000 सैटेलाइट के जो एक्टिव फायर इवेंट्स होते हैं वो रिकॉर्ड किए गए थे। पिछले साल ये घट के 61,000 पे आए हैं।
इसका मतलब स्पष्ट है कि करीब 52% जो इंसिडेंस था उसमें काफी कमी आई जी, है। बिल्कुल। और आने वाले समय में समाधान के प्रति गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है और मशीनें जिस तरह से किसानों तक पहुंची है, उनके बारे में जागरूकता फैलाई गई है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और इसके अंदर जो मैं बात करना चाहता हूँ वो 6 तरह की मशीनें हैं। एक मशीन तो जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि सुपर एसएमएस और हैप्पी सीडर के साथ हम सीधी बुवाई कर सकते हैं। जी। दूसरा है स्ट्रा चॉपर और मल्चर होता है, वो भी मतलब जो पराल होता है उसको छोटे टुकड़े करके खेत में वही काम करते हैं। और एक होता है एमपी रिवर्सिबल प्लाऊ, वो उसको खेत में बहुत अच्छी तरह से मिला देता है। एक बहुत अच्छी स्टडी यह है कि पंजाब की यदि मैं बात करूं तो करीब 80,000 हेक्टेयर के अंदर आलू लगाया जाता है। इस तकनीक से रिवर्सिबल प्लाऊ के साथ और मल्चर के साथ किसानों ने पिछले 3-4 साल से जो हमने प्रदर्शन लगाए थे उनके रिजल्ट अब प्रभावी तरीके से आए हैं। पिछले साल जो आलू की बेल्ट है उसके अंदर मैं ये मानता हूं कि 75 से 80% तक कमी आई है आग लगाने की। जी बिल्कुल। उसके अंदर उसका मेन जो इसका प्रभाव रहा वो ये रहा कि किसान ने जब देखा कि इसको यदि मैं मिला लेता हूं तो आलू की फसल बहुत ही बढ़िया होती है और आलू का साइज और जो क्वालिटी है उससे आम आलू जो है उसे 2 या 3 रुपए ज्यादा मंडी के अंदर उसको रेट मिलता है पर किलो के हिसाब से। तो अब किसान उस बात से पूरी तरह से सहमत हो गए कि ये एक बहुत ही सस्टेनेबल तरीका है कि यदि मशीनों से यदि हम पराली को उसके अंदर ही मिला, यानी ये हमें जल्द ही सीखना होगा। जिस को हम आग के हवाले कर रहे थे वहां पर हमारा मुनाफा छिपा हुआ है, उसकी वजह से नुकसान हमें बहुत हो रहा है। डॉक्टर बलराज, अगर देखा जाए फायदे तो डॉक्टर राजवीर हमें बता ही रहे हैं कि पराली प्रबंधन अपनाकर कितना फायदा है, लेकिन नुकसान की अगर बात की जाए, जो हमारी मृदा है, जो मिट्टी है, उसमें किस तरह का नुकसान होता है जब एक अच्छे खासे पूरा इतना क्षेत्रफल में हम देखते हैं पराली को आग के हवाले कर दिया जाता है। एक तो देखिए जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जो भूमि के अंदर रहते हैं, जब आग लगाते हैं जी, ऊपरी परत में जितने भी इस तरीके के माइक्रोब्स हैं उनको हानि होती है। उसमें केंचुए भी हो सकते हैं, दूसरे भी माइक्रोब्स हो सकते हैं जी। और साथ साथ जो नुकसान है वो वातावरण को है मेन, कि कितना जो है जहरीली गैसें जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है या दूसरी जो गैसें हैं उनका विसर्जन होता है जी, बिल्कुल। और वो वातावरण में मिलती हैं और उस समय पर मिलती है जबकि तापमान नीचे आ जाता है और अक्सर हवा की गति जो विंड वेलोसिटी है वो भी घट जाती है जी, बेहद और कम रहती पूरी है तब। एक लेयर बन जाती है। तो वो सबसे खतरनाक होती है। तो इस प्रकार से दोनों को नुकसान है, जमीन को भी और न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस होता है, माइक्रोब्स को भी नुकसान है, केंचुए जैसे जो हमारी जमीन में रहते हैं जहां ऑर्गेनिक की बात करते हैं हम, उनको भी इससे नुकसान होता है। जी बिल्कुल, देखिए किस तरह का नुकसान है, लेकिन इस नुकसान को आप मुनाफे में तब्दील कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर राजवीर जानना चाहेंगे आपसे, जैसे अलग अलग जो कृषि यंत्र हैं वो तो मिल रहे हैं, लेकिन इन पर क्योंकि कई कृषि यंत्र और उपकरण महंगे होते हैं तो उसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर जो हैं वो अब उपलब्ध हो चुके हैं। क्या स्थिति आज के समय में चल रही है अगर पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो? मैं मुकुल जी एक छोटा सा एक डाटा और ऐड करना चाहूँगा। बलराज जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से सोइल के बारे में बताया कि मिट्टी का किस तरह से नुकसान होता है। जी। अभी एक ना अंतरराष्ट्रीय फूड पॉलिसी अनुसंधान संस्थान है वाशिंगटन में, उन्होंने एक स्टडी की 1.5 लाख लोगों के ऊपर सर्वे करके। उन्होंने बताया कि 2 लाख करोड़ रुपए का हर साल नुकसान होता है हमें। एक बड़ा नुकसान। फसल अवशेष जलाने से 2 लाख करोड़ रुपए का प्रति वर्ष हमें इतना नुकसान होता है यदि इसको सारे को होलिस्टिक वे से यदि कैलकुलेट करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जलाना तो बिल्कुल भी कोई भी सभ्य समाज इसको अलाउ नहीं करेगा और ये हमारे लिए खतरनाक रहेगा। जी। बात है कि मशीन और कस्टम हायरिंग सेंटर, देखो बहुत ही अच्छी स्कीम केंद्रीय सरकार लेके आई थी इसके अंदर, जिसके अंदर यदि अकेला फार्मर भी कोई मशीन लेना चाहता है तो 50% सब्सिडी उसके अंदर। यदि वो कस्टम हायरिंग सेंटर के ग्रुप बना के 7-8 किसानों का ग्रुप बना के यदि मशीन लेते हैं तो उनको 80% तक सब्सिडी मिली है। जी, पंजाब की बात करूं या हरियाणा की बात करूं, पंजाब में अभी तक करीब 7,000 कस्टम हायरिंग सेंटर बन चुके हैं, 5,000 से ज्यादा हरियाणा में बने हैं। तो इसका प्रभाव इस बार जबरदस्त तरीके से आएगा क्योंकि मशीनें किसानों को उपलब्ध होगी है और स्वरोजगार की यदि बात करें तो कस्टम हायरिंग सेंटर से बढ़िया मॉडल कोई अवेलेबल नहीं है। इसके साथ साथ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है गांवों के अंदर जो इनपुट के किसानों तक पहुंचाती है उनको भी मशीनें दी गई है ताकि किसानों को उसी गांव के अंदर किसानों को मशीन प्रोवाइड कराई जा सके। अब जरूरत इस बात की है
कि हमें बड़े कोऑर्डिनेटेड प्रयास करने होंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर के अंदर जो मशीनें हैं उनका हमें पूरा भरपूर फायदा लेना है और उनकी पूरी कैपेसिटी के अनुसार चलना है। उदाहरण के तौर पे देना चाहूंगा, जैसे कि हैप्पी सीडर है, यदि हम अच्छी तरह से उसको चलाएं तो एक सीजन के अंदर वो करीब 50 हेक्टेयर एरिया को कवर कर सकता है। जी बिल्कुल। और यदि पंजाब की बात करूं मैं तो करीब 15,000 से ज्यादा हैप्पी सीडर है, तो इसका मतलब हो गया 30% एरिया तो हम हैप्पी सीडर से ग्रो कल्टीवेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि हमें मशीनों का आदान प्रदान करने में किसानों को जागरूक करना पड़ेगा और वो मशीनें मतलब जैसे ही खत्म हुई तो दूसरे खेत में कैसे जाएगी, किसको जरूरत है, किसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। इसी तरह जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मशीन है उनको भी इस तरह से करना पड़ेगा और यानी एक बेहतर सामंजस्य हमें बैठाना होगा इस बार। और जैसा आपने कहा कि इस बार परिणाम जो हैं वो और बेहतर आएंगे। डॉक्टर बलराज, आवश्यकता शायद इस समय यही है कि परिणाम बेहतर आए नहीं, उम्मीद ना हम ना करें, बल्कि हमें परिणाम बेहतर चाहिए, क्योंकि वैश्विक महामारी के समय में, कोरोना के समय में और ज़्यादा समस्या इससे हो सकती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से एक ऐसी बीमारी, ऐसा विषाणु जो मुख्य रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर में विभिन्न भागों में, उससे ही इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। और ऐसी स्थिति में अगर वातावरण और दूषित होता है और उसमें इस प्रकार की गैसेज ऐड होती हैं और सम्मिलित होती हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे वैश्विक महामारी के रूप में के समय में इसको रोकना बहुत आवश्यक है। और मैं ये मानकर चलता हूं कि हमारा किसान, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, अब जागरूक होते जा रहे हैं और वो ज्यादा इस तरफ वो नहीं करते और प्रयास उनका रहता है अधिकतम कि किस प्रकार से ये कार्य ना करें और इसका प्रबंधन करें। तो निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं इसके अल्टरनेटिव और क्या यूजेज हैं मुकुल जी, उनकी तरफ भी हमें देखना पड़ेगा। चलिए, उसके बारे में भी आपसे मैं जानकारी लूंगा कि किस तरह के और विकल्प अब हमारे सामने हैं और कैसे वाकई सफलतापूर्वक हम पराली प्रबंधन करके एक जो बड़ा खतरा हमें नजर आता है उससे काफी हद तक अपने आप को और इस पर्यावरण को बचा सकते हैं। आगे भी हमारे जो चर्चा है जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल विचार विमर्श में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं पराली प्रबंधन को लेकर, किस तरीके के विकल्प अब हमारे सामने आ चुके हैं, किस तरह की तकनीक हमारे पास है जिसके जरिए हम पराली प्रबंधन कर सकते हैं। यानी जो पराली जो जलाई जाती थी उसकी वजह से जो नुकसान होता था, कैसे उस नुकसान को हम मुनाफे में तब्दील कर सकते हैं। अलग अलग कृषि यंत्र उपकरण अब हमारे पास हैं, इसके बारे में आइए एक जानकारी ले लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पराली प्रबंधन मोटे तौर पर 3 तरह से किया जा सकता है। पहला, कंबाइन से कटाई के बाद फसल अवशेष की मिट्टी को मिलाकर। दूसरा, बिना पराली जलाए जीरो टिलेज मशीन से बिजाई करके। और तीसरा, एसएमएस लगी कंबाइन से कटाई के बाद हैप्पी सीडर से बुआई करके।
इनमें तीसरी विधि सबसे सफल और सबसे बेहतर है। कंबाइन हार्वेस्टर पर सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाकर धान की कटाई करके पराली को आग लगाए बिना निपटाया जा सकता है। फसल काटते समय ही इस मशीन के जरिए पराली के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जो पशुओं के चारे के रूप में भी उपयोग किए जा सकते हैं। इससे किसान अतिरिक्त आमदनी भी ले सकते हैं। जिस पराली को बेकार की चीज समझकर जला दिया जाता है, असल में वो बहुत ही काम की चीज है। वो बेहतरीन खाद भी है, पलवार भी और खरपतवार नाशक भी, क्योंकि फसल अवशेष जलाने से खेती की जमीन में फायदा पहुंचाने वाले मित्र कीट जैसे केंचुए आदि भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा किसान फसल अवशेषों को इकट्ठा करके ईंधन, कंपोस्ट, पशु आहार, घर की छत और मशरूम उत्पादन आदि कामों में भी उपयोग कर सकते हैं। इन अवशेषों से जैविक ईंधन भी तैयार किया जा सकता है। इन अवशेषों को सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा सड़ाने का एक सरल उपाय है, जिससे उपजाऊ कंपोस्ट तैयार करके मिट्टी की भौतिक संरचना और उर्वरता दोनों को बढ़ाया जा सकता है। पराली प्रबंधन को लेकर केंद्र सरकार की नीतियां भी काफी सहायक साबित हो रही हैं। पराली प्रबंधन से संबंधित मशीनें मुहैया कराने के लिए 1152 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। पराली प्रबंधन को लेकर किसान भी अब जागरूक हो गए हैं। हरियाणा और पंजाब के दर्जनों गांव पुआल जलाना छोड़ चुके हैं और पराली प्रबंधन करके पहले से बेहतर फसल ले रहे हैं। तो जाना आपने इस रिपोर्ट में अलग अलग कृषि यंत्र उपकरण जो हैं वो अब हमारे पास हैं, जो कि पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं। यहाँ डॉक्टर बलराज जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने बताया कि अलग अलग उपयोग के तौर पर हम देख सकते हैं जो पराली हमारा अवशेष है, ना सिर्फ खेत का अवशेष खेत में रहे वो बेहतर, बल्कि इसको अलग तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। कहाँ कहाँ इसका उपयोग हम कर सकते हैं? बिल्कुल मुकुल जी, इसका वैकल्पिक जो उपयोग है वो बहुत आवश्यक है, साथ साथ इन सीटू उसका उपयोग के अलावा। और उसमें देखिए हरियाणा में मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर होती है और उसकी जितनी भी संरचना स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो सारी पराली से बनाई जा सकती हैं। और पराली का उपयोग उसके उत्पादन में भी अंदर बेड्स वगैरह में भी उसका उपयोग किया जा सकता है। जी बिल्कुल। दूसरा इसका जो वैकल्पिक उपयोग है, ऐसे राज्य जैसे राजस्थान है जो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स हैं, वहां पर चारे की कमी होती है, वहाँ बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं। आज देश भर में गौशालाओं का विकास हुआ है अच्छे तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण, राज्य सरकारों की मार्फत। तो ऐसी स्थिति में जब हम चारे की बात करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि भाई उसको 100% पराली को एज सच हम पशुओं को नहीं खिला सकते, लेकिन कितने अनुपात में, तो वो अनुपात लेकर के कितनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं जिसमें लाखों गायें गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर हैं, तो उनमें इसकी सप्लाई हो सकती है अगर ट्रांसपोर्ट के साधन अच्छे उपलब्ध हों। और अब आजकल तो फ्रेट कॉरिडोर भी बन रहा है हमारे देश में, और यातायात के साधन बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के हर तरीके के। और इस तरीके से एक दूसरा और विकल्प है कि इस पराली को ऐसे प्रदेशों में जहां पर हम अभी प्लास्टिक मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं सब्जियों की खेती में या फलों के बगीचों में, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इस पराली को ऑर्गेनिक मल्चिंग के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये एक तो खरपतवारों को रोकेगा और दूसरा आपका जो है जमीन को गर्म होने से भी रोकेगा। जबकि प्लास्टिक मल्चिंग हो सकता है इतना हाई टेम्परेचर पर जब रेडिएशन ज्यादा हो तो वो स्थिति ना उपलब्ध करा पाए, लेकिन ये ऑर्गेनिक मल्च है तो जमीन को गर्मी के महत्वपूर्ण महीनों में जब तापमान बहुत ज्यादा है और जो प्रकाश की तीव्रता है वो भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में मल्चिंग, ऑर्गेनिक मल्चिंग, और छोटे जो पौधे लगाते हैं उनको कई बार हम सर्दी के मौसम में बचाते हैं प्लास्टिक लगा करके, उरो लगा करके, तो पराली के जरिए उनको बचाया जा सकता है। बहुत अच्छा, मैं कहूँगा ये चीज़ आपने हमें बताई जो बात है ऑर्गेनिक मल्चिंग, ये हमारे जो किसान हैं शायद हो सकता है उनके लिए नया हो, लेकिन आप इसको अपना सकते हैं, ये आपके सामने है, बस हमें अपनाने की इसको देरी है। यहाँ डॉक्टर राजबीर जानना चाहेंगे आपसे, जैसे हमने बात की वैश्विक महामारी की, कोरोना की, ऐसे समय में कितनी चुनौतियां आपको लगती हैं? क्योंकि अभी हम मान सकते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं उसका भी हमें पालन करना है, कितना महत्वपूर्ण है और कितनी चुनौतियां अभी के समय में?
जी बहुत ही आपने बढ़िया बात बताई, और यहाँ पे मैं पूरे हिंदुस्तान के किसानों को बधाई देना चाहता हूँ कि कोरोना काल खंड के अंदर भी उन्होंने ये दिखाया है पूरी दुनिया के किस तरह से हमने ऑल टाइम रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया। और हम बड़े चिंतित थे इस धान की बुआई के समय बहुत चिंतित थे कि क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन लग चुका था और बाहर किसान को इकट्ठा नहीं होना दिया जा रहा था, तो हमें ये था कि बहुत किसान को सबसे ज्यादा एंटिसिपेट किया था प्रॉब्लम्स के लिए। लेकिन किसान ने भूतपूर्व कार्य किया जिसके लिए उसका मतलब पूरे भारत मानते हैं उनका लोहा इस बारे में। लेकिन ये बात सही है, यदि हम अब आने वाले सीजन के अंदर यदि आग लगाने का कुछ करेंगे तो भीषण संकट की तरफ बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। तो अभी पंजाब की बात करूं तो धान की करीब 5 लाख हेक्टेयर के अंदर सीधी बुआई हुई है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो किसान इसका मतलब जागरूक है, हमें उनके साथ वार्तालाप किया, उनके साथ बातें की, लेकिन फील्ड में बहुत कम जा पाए क्योंकि कोरोना के अंदर हम लॉकडाउन के अंदर बाहर नहीं आ रहे थे। लेकिन किसान को इन सभी चीजों का पता लग गया था और मशीनें उपलब्ध की गई तो उन्होंने करके दिखाया। जी, जागरूकता के लिए जो ऐप है बाकायदा वो भी विकसित किया गया कि अगर कहीं पर पराली को जलाया जा रहा है तो जानकारी मिले। और जो ये मशीनें जो थी ना रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए, उनमें भी तब्दीलियां करके उनसे सीधी बुआई की है हमने। तो किसानों ने अपने आप फिर एक बार हमने मतलब उसका वीडियो बना के दिखा दिया तो उन्होंने अपने आप चेंज कर दिया उसको, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट। और इसका एक फायदा ये होगा कि मुझे ऐसा लगता है हफ्ता या 10 दिन पहले फसल आएगी इस बार, जहां पे भी सीधी बुआई हुई है। हमारे पास टाइम मिल जाएगा उसको मैनेज करने के लिए। किसान बहुत समझदार है और मशीनें उपलब्ध है। तो मेरे को पूरा ऐसा लगता है कि कोरोना काल को जिस तरह से रबी की फसल को हमने एक एक दाने को खेत से उठा के और गोदाम तक पहुंचाया था, तो इस बार मैं ये मानता हूं कि इस बार किसान जो है वो आग नहीं लगाएगा और मशीनों से इसका प्रबंधन करने की पूरी कोशिश करेगा। बिल्कुल डॉक्टर राजवीर, जैसा आपने कहा जो किसान है काफी जागरूक है और हमारे साथ भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान जो है कंवल सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत कंवल सिंह जी आपका। जानना चाहेंगे जैसे कि अभी हमारे जो विशेषज्ञ वो बता रहे थे डॉक्टर राजवीर भी कि जो अब किसान है जागरूक हो चले हैं, लेकिन अब की अगर देखी जाए आपके गांव की बात करें उसके आसपास की जो स्थिति है वो आप पहले क्या देखते थे और अब कितना बदलाव आपको लगता है कि आया है, किसान जागरूक हुआ है पराली को लेकर? पराली को लेकर किसान काफ़ी जागरूक हुए हैं। पहले मशीनों का प्रबंध होता नहीं था, इसलिए किसान जो है धान काटते ही आग लगा देते थे क्योंकि गेहूं बोने में उनको जल्दी होती थी। अब सरकार ने अनुदान पर मशीनें उपलब्ध करा दी है। जितने एफपीओ जिला में बने हैं सबको अप्लाई करने के लिए एक अवसर दिया है और सबको जिन्होंने अप्लाई किया उनको मशीन ने 80% अनुदान पर मशीनें दी है। और वे जो एफपीओ हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ है या सहकारी दूसरी समितियाँ है वो पराली प्रबंधन का कार्य कर रही है। बिल्कुल। तो आप कैसे करते हैं कंवल जी? मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं जो पराली प्रबंधन है। हमने एफपीओ के माध्यम से कुछ मशीनें ली है जिसमें 3 मशीनें विशेषकर है। धान जैसे ही मशीन काटती है उसके बाद एक मशीन उसको कटर से इकट्ठा काट देती है जड़ से, उसके बाद में दूसरी मशीन चलती है वो इकट्ठा करके ढेरी लगाती रहती है और तीसरी मशीन ने उसको बंडल बांध कर पीछे निकालती रहती है। उसके बाद उन बंडलों को हम इकट्ठा करके या हम अपने बॉयलर में उसको जलाते हैं या मशरूम का उत्पादन उस प्रणाली में हम करते हैं। जी बिल्कुल, ये तो हम देखिए मान सकते हैं कैसे इसका सदुपयोग हमारे जो किसान हैं वो करने लगे हैं। डॉक्टर बल्लाज, आप भी इस बात से काफ़ी मैं देख सकता हूँ आपकी प्रसन्नता कि जो किसान हैं कितने जागरूक हुए हैं, लेकिन आवश्यकता है कि कंवल जी के जैसे तमाम जो किसान हैं वो इस बात को समझें कि कैसे हम इसका सदुपयोग कर पा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कंवल सिंह जी ने एक उदाहरण अपने गांव में अटेरना गांव में करके दिखाया है, इस प्रकार से और युवा किसानों को आगे आने की जरूरत है। और एफपीओ जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया था और कंवल सिंह जी भी खुद बता रहे हैं अगर भाई इतना अनुदान है तो ऐसे उदाहरण और पंजाब और हरियाणा के राज्यों में और तराई क्षेत्र में करना बहुत आवश्यक है। और एक ऐसे समय में जागरूकता भी किसानों के अंदर आ रही है, जैसे कंवल सिंह जी बता रहे हैं, बहुत बड़ी जागरूकता है। और विविधीकरण की बात भी किसानों ने अपनाई है जो हरियाणा सरकार ने और पंजाब सरकार ने दोनों ने मिलकर किया है। और कुछ रकबा भी कम हुआ है, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे अगर भाई पंजाब के अंदर लगभग 2 से 3 लाख हेक्टेयर धान का क्षेत्रफल कम हुआ है इस बार, दूसरी फसलों में इसी प्रकार से बढ़ा है वजह से। और हरियाणा में मक्का में स्वीट कॉर्न मेरीन में जो है ना एरिया बढ़ा है, तो इसको और आगे जागरूकता करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बेहद जरूरी कि इसी संदेश को आगे तक पहुंचाया जाए। डॉक्टर राजवीर, हम देख सकते हैं कि जब हम धरातल की बात करते हैं, वास्तविकता की हम बात करते हैं, तो वहां पर कभी कभी किसान की समस्या रहती है कि हमें ये जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन जिस तरीके से पराली प्रबंधन को लेकर जानकारी पहुंची, एक मिशन मोड में हम मान सकते हैं, ना सिर्फ जानकारी पहुंची बल्कि लोगों ने अपनाया भी है। हाँ मुकुल जी, बिल्कुल सही बात है। हम और इस अभियान के अंदर हमने
पिछले 2-3 साल में काफी काम किया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि करीब 9 लाख किसानों के साथ सीधा संवाद हुआ हमारा। हमने स्कूली बच्चों को भी साथ लिया ताकि गांव के अंदर हर अपने पेरेंट्स को जागरूक कर सके। 20,000 किसानों को या जिनके पास ट्रैक्टर और मशीनें थी उनको प्रशिक्षण दिया। 24,000 हमने करीब प्रथम पंक्ति के प्रदर्शन लगाए स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, जहां पे सैकड़ों की संख्या में किसान आके उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाँ ये टेक्नोलॉजी चल सकती है। 5 लाख के करीब हमने प्रसार सामग्री बांटी किसानों के बीच में, और टीवी रेडियो के ऊपर लगातार हमने प्रोग्राम दिए, और डीडी किसान के साथ हमने खेतों में जाके, बल्कि हमने तो हार्वेस्ट डे बनाए ताकि किसान को ये बता सके कि भाई देखो आपके सामने हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इसके अंदर कोई नुकसान नहीं है। और हम इंटीरियर एरिया में गए, दूरदर्शन के साथ हमने यात्रा की एक, जिसके अंदर हम पाकिस्तान बॉर्डर पे गए, वहां पे भी किसानों के अंदर जागरूकता है। यानी देश के कोने कोने तक कोशिश यही है कि जो पराली प्रबंधन है उसको जल्द से जल्द हमारे किसान अपना सके। पंजाब के वो तमाम जो हमारे कह सकते हैं बिल्कुल सीमा पर जो हमारे गांव बसे हुए हैं वहां तक भी ये संदेश पहुंचा और लोग इसको अपना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और किसानों में जागरूकता है, और अब मशीनें अवेलेबल हो जाएगी तो मुझे लगता है कि इस बार काफी अच्छा मतलब इसके अंदर वो रहेगा। जी बिल्कुल, और ज़्यादा हम मान सकते हैं सफल होता है ये पूरा मिशन हमें नज़र आ रहा है। लेकिन डॉक्टर बल्लाज, अगर देखा जाए कई सारे अवयव हम मान सकते हैं, घटक मान सकते हैं जो कि पराली की वजह से प्रभावित होते हैं। हम लगातार बात करते हैं कि जो हमारे किसान हैं वो अपने खेत में जो मौन वंश है उसको रखें, यानी मधुमक्खी पालन के जरिए अपनी आय बढ़ाएं। लेकिन जब एक धुएं का गुबार नज़र आता है तो वहाँ भी जाहिर तौर पर एक स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है, वो भी प्रभावित होते हैं। कैसे इस खतरे को हम कम कर पाएंगे और वहां पर मुनाफा ले पाएंगे? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने ऐसे किसानों के लिए जो मधुमक्खी पालन से भी जुड़े हुए हैं और खेती भी करते हैं जी, क्योंकि इस पे भी आजकल सरकार का, केंद्र सरकार का विशेष योजनाएं हैं। क्योंकि देखिए, फसलों के अंदर अगर सही रूप में, आवश्यक रूप में जी, पूरी क्षमता के अनुसार अगर परागण का कार्य नहीं होता तो उनकी उपज और गुणवत्ता दोनों में हास होता है। और जब उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर जब हम एपिस मेलिफेरा को मधुमक्खी पालन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जब मधुमक्खियां खेतों में होती हैं और ऐसी स्थिति में अगर पोल्यूशन होता है, धुआं अगर होता है, तो निश्चित रूप से जब मनुष्य के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है तो ये भी जो है बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक प्राणी है जो किसान के लिए काम करता है। और पॉलिनेशन जो है वो प्रथम जो है कार्य है, और बाय प्रोडक्ट शहद और दूसरे जो प्रोडक्ट्स है वो बाय प्रोडक्ट हैं। तो निश्चित रूप से वो जो फ्लाइट लेती है, वो कई बार जब ज़्यादा धुआं होता है, वातावरण प्रदूषित होता है, तो वो अपने बक्से से बाहर नहीं निकलती या थोड़ी बहुत देर काम करके वापस आ जाती है। उसकी क्षमता के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जितनी दूर तक वो जाती है, मान लिया कोई एपिस मेलिफेरा 2 किलोमीटर तक जाती है, वैसे सही स्थिति में अगर वातावरण दूषित नहीं होता और वातावरण बिल्कुल शुद्ध है तो ऐसी स्थिति में तो, लेकिन ऐसे वातावरण दूषित होने के बाद निश्चित रूप से हमारी मधुमक्खियों के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। और उसका दुष्प्रभाव का असर जो फसलें आसपास खड़ी हैं, चाहे वो सरसों हो या दूसरी फसलें जो आने वाली है, उनकी जनसंख्या में जब कमी होगी मधुमक्खियों में, तो उसका असर आने वाली फसल की उपज और गुणवत्ता दोनों के ऊपर होना लाजमी है। जी बिल्कुल, दोनों तरफ ही हम देख सकते हैं जो उसका असर नज़र आएगा। कमल सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब हम असर की बात करते हैं, क्या आपका अनुभव रहा जब एक धुएं का गुबार आता है, किस तरह की स्थिति रहती थी गाँव में, और जो फसलें हैं आपको लगा कि वो प्रभावित हुई हैं? जी, फसलें तो ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, पर मधुमक्खी तो प्रभावित है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अभी मधुमक्खी प्रभावित होती है, अपना काम छोड़ देती है, उड़ नहीं पाती है या उनकी आंखें भी खराब हो जाती है, और इससे जो परागण होना होता है फसलों पे उसमें कमी आती है, तो फसल का नुकसान इस तरह से जी बिल्कुल। देखिए, यही हमें समझना होगा कि कैसे जो फसल प्रभावित होती है, जो परागण है वो कम होने लगेगा तो जाहिर तौर पर जो उत्पादन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। डॉक्टर राजवीर, यहाँ जानना चाहेंगे आपसे हम, क्योंकि लगातार जो कार्य चल रहे हैं पराली प्रबंधन को लेकर, और ख़ासतौर से जो यहाँ पर FPO की हम बात करते हैं, या जिस तरीके की सख्ती हमने देखी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जो निर्देश है वो दिया गया सीधे तौर पर, क्या प्रावधान अब रखे गए हैं, किस तरह का कानून है अगर इस तरह की जो खबरें हैं फिर भी सामने आती हैं तो? मुकुल जी, इसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सख्त निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने बड़े इसके ऊपर मीटिंग करके और ये ऑर्डर निकाल दिए हैं। सबसे पहला प्रभाव तो इसी बात का हो जाएगा कि हरियाणा और पंजाब के अंदर ये ऑर्डर इशू हो गए हैं कि कोई भी
कंबाइन है, बगैर सुपर एसएमएस नहीं चली। बहुत ऐतिहासिक फैसला मानता हूं मैं। इसके साथ जो एफपीओ की आपने बात कही बहुत ही वाजिब। मैं जो स्वरोजगार की बात कर रहा था, आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था, तो मशीनीकरण के अंदर इसके बहुत ज्यादा स्कोप है। और कई नौजवानों ने इसके अंदर एफपीओ के अंदर भी अपनी मशीनें लेके वो कस्टम हायरिंग मतलब बेसिस के ऊपर चला रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में इसके और ज्यादा आवश्यकता है और किसानों को और नौजवानों को खास करके इसके अंदर शामिल किया जाएगा और उनको प्रमोट करके हम उसको इस धारा में जोड़ना चाहेंगे, ताकि जितने ज्यादा एफपीओ स्ट्रॉन्ग होंगे, मुझे लगता है नौजवान उतना ज्यादा आकर्षित होगा खेती बाड़ी की तरफ से और अपनी इनकम को ज्यादा बढ़ा सकते। बिल्कुल बेहद ज़रूरी स्वरोजगार की जब हम बात करते हैं या कृषि में आत्मनिर्भरता के ज़रिए जब देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही जाती है, उस कड़ी में भी बेहद ज़रूरी कि तमाम ये जो बातें हैं इनको हमारे जो युवा किसान हैं वो जानें और इस नई जानकारी को अपनाएं और साथ ही साथ पराली प्रबंधन को अपनाकर आगे बढ़ सकें। फिलहाल विचार विमर्श में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं पराली प्रबंधन को लेकर और अभी तक आपने जाना किस तरीके से ये जो तकनीक है पूरी तरीके से हम मान चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, किसान जागरूक हो रहे हैं और अगर कहीं पर जागरूकता की कमी है तो वहाँ पर जाकर जानकारी दी जा रही है और बाकायदा कड़े कानून जो हैं वो अब हमारे सामने हैं, जिससे जो पराली जलाने की घटनाएँ आती थी उनको रोका जा सके पूरी तरीके से। यहाँ डॉक्टर राजबीर जानना चाहेंगे आपसे, जैसा कि आपने कहा कि इस बार के जो परिणाम होंगे और भी ज़्यादा सकारात्मक हम उनको मान सकते हैं, खासतौर से जो युवा किसान हैं उनमें हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, स्वरोजगार की हम बात कर रहे हैं और कस्टम हायरिंग सेंटर इसके लिए एक प्रमुख विकल्प हम मान सकते हैं। क्या जो युवा किसान हैं उनके जरिए भी हम मान सकते हैं आने वाले समय में और इस तरह की जो ऐप्स हैं वो बनाई जाएंगी जो जानकारी और मुहैया कराएंगे और किसान कम से कम इन घटनाओं को रोक सकेंगे? मुकुल जी बिल्कुल सही है कि जो रिवोल्यूशन होता है उसके अंदर नौजवानों का बहुत योगदान होता है। तो मैं ये मानता हूं कि जो मैकेनाइजेशन का रिवोल्यूशन अभी आ रहा है उसके अंदर नौजवानों का बहुत ज्यादा योगदान रहेगा और क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से मोबाइल को यूज करना जानते हैं और जो जितनी एप्स हैं उनको भी डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं। हमने अभी मिलके एक ऐसा ऐप बनाया है जिसके अंदर आप जहां पे भी है, आपको मान लो ट्रैक्टर की जरूरत है या हैप्पी सीडर की जरूरत है, कोई भी मशीन की जरूरत है, तो आप ऐप को डाउनलोड करके उसके ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। आसपास जो भी कस्टम हायरिंग सेंटर के मालिक हैं उनको उसका मैसेज मिल जाएगा और वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं मशीन। लेकिन यदि वो इस ऐप को डाउनलोड करके और अपनी रिक्वायरमेंट बता दे कि मेरे को इस मशीन की जरूरत है और मेरे को इतने रकबे के अंदर इस मशीन का यूज करना है और आसपास का जो भी कस्टम हायरिंग सेंटर है उसके पास मैसेज चला जाएगा और वो मशीन लेके आ जाएगा, तो मुझे लगता है ये क्रांतिकारी का स्टेप होगा और ये ऐप काफी हद तक किसानों तक पहुंचाने में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी इसके द्वारा जो मशीन जो है वी कॉल इट एज मशीन एज डोर स्टेप, मतलब किसान के खेत पे ही मशीन आ जाए। तो मुझे लगता है ये इसका प्रचार और ज्यादा होगा तो हर किसान मशीन का यूज कर पाएगा। जी बिल्कुल। और आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से हमारे तमाम किसानों को जो कि धान की खेती करते हैं? मुकुल जी बहुत स्पष्ट मैसेज ये है कि हमने आग नहीं लगानी है,
जी। हमें विषैली गैस अपने पर्यावरण में नहीं छोड़नी है, हमने उसको खाद के रूप में परिवर्तन करना है। और क्योंकि कोरोना काल खंड के अंदर तो और भी भीषण संकट हमारे ऊपर है, तो इसके अंदर धुआं से तो और ज्यादा इसका हमें और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो किसान बहुत समझदार है, मेरा किसानों को यही एक संदेश है कि वो पराली को ना जलाए और उसको अपने खेतों में ही उसका समावेश करे, ताकि हमारी जिसको हम धरती माता कहते हैं उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि किसान इसके ऊपर अमल करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और मैं देख भी रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग माध्यमों का चयन किया जाता है। आपके पीछे भी पराली ना जलाएं, पर्यावरण को बचाएं, इस तरह के संदेश जो हैं वो जाहिर तौर पर हमें नज़र आते हैं। फिलहाल यहाँ कमल जी आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, जो हमारे किसान हैं, समस्याएं उनकी जाहिर तौर पर रहती थी, लेकिन जैसा अब आपने कहा कि अलग अलग मशीनें अब हमारे पास उपलब्ध हैं, तो क्या लगता है जो सारे किसान हैं वो अब इन मशीनों को अपना रहे हैं या नहीं? मशीनों को तो सभी किसान अपनाना चाहते हैं, पर अभी मशीनों की कमी है। सरकार ने अब दोबारा से निकालने हैं मशीनें देने के लिए, तो सरकार नए एफपीओ को, नए किसानों को और मशीनें दे रही हैं। और मुझे लगता है कि जल्दी ही मशीनें किसानों को मिल जाएगी और ये काम सरकार की तरफ से पूरा हो जाएगा। और किसान नहीं चाहते कि पराली जलाया जाए, किसान चाहते हैं कि प्रबंध हो, क्योंकि पराली न जलाने के बहुत फायदे हैं। एक तो उसका खाद्य बनाया जा सकता है, उसमें मशरूम पैदा की जा सकती है, उसे बॉयलर में हम ईंधन के रूप में भी जलाते हैं, और मतलब और बहुत से पशुओं के प्रयोग में भी आता है। तो बहुत से इसके प्रयोग है और इसको जलाने से बहुत नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान तो जो प्रदूषण हो रहा है वो भी है। तो प्रदूषण को भी हमें बचाना है और उसका फायदा भी उठाना है, हमें उसकी कीमत का फायदा भी उठाना है। तो इसलिए पराली नहीं जलानी चाहिए। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर राजवीर, एक आखिरी सवाल आपसे मैं यहाँ लेना चाहूँगा। जैसा पराली के जब हम बात कर रहे हैं कि कितने उपयोग इसके हम कर सकते हैं, क्योंकि जो खबरें आई थी कि कई जगह पराली से ना सिर्फ हम बिजली भी बना रहे हैं, ईंटें बनाई जा रही हैं, क्या इस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं जिससे किसानों को और ज़्यादा मुनाफा मिले? मुकुल जी बिल्कुल सही कहा है। पराली प्रबंधन हम दो तरह से कर सकते हैं। एक जो मैं इन सीटू की बात कर रहे थे अभी तक मशीनों के द्वारा, एक एक्स सीटू भी है कि पराली की गांठें बना ली जाए मशीनों द्वारा और उन गांठों का फिर इंडस्ट्री तक लेके जाए। इंडस्ट्रीज ऐसी है जिससे बिजली पैदा हो सकती है और सीएनजी वगैरह भी बनाने की अभी एक तो प्लांट इस तरह के कमीशन होना बाकी है। पर इसके अंदर हमें थोड़ा सावधानी ये रखनी पड़ेगी कि जो पराली निकाल के, यानी कि हम उसका न्यूट्रिएंट की माइनिंग कर रहे हैं, तो इसको रोटेशनल बेसिस के ऊपर हमें करना होगा। लेकिन यह बिल्कुल सही बात है कि एक्स-सीटू की बात करें तो उसके बहुत प्रबंधन के अंदर बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। यदि इस तरह के फिजिबल वायबल प्रोजेक्ट लगते हैं तो वो भी एक समाधान हो सकता है, क्योंकि ये हमें इसके अंदर ना इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी। एक ही टेक्नोलॉजी हर जगह नहीं जा पाएगी, ये बात बिल्कुल तरह से मैं अच्छी तरह से सहमत हूं इससे। तो हमें एक्स-सीटू की तरफ भी इतना देखना पड़ेगा कि उसकी वायबिलिटी यदि होती है और उसको किसान को यदि फायदा होता है, उसको कुछ पैसा मिल जाए पराली बेचने से, तो यदि उस एंगल के ऊपर यदि ये बात होती है तो एक्स-सीटू के ऊपर भी सोचा जा सकता है। और कुछ इस तरह के प्रस्ताव भी आए हैं और अब डीलर को भी उस स्कीम में रख लिया गया है ताकि उसको गांठें बना के किसान और उसका यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर राजवीर यहाँ हमारे साथ जो कमल जी, उन्होंने भी कहा कि किसान बिल्कुल नहीं चाहता कि पराली को जलाया जाए, लेकिन जैसा आपने कहा कि कोशिशें की जा रही हैं, तो जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती और इसी दिशा में हम मान सकते हैं कि एक जीत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर बलराज, आपसे भी हम यहाँ समझना चाहेंगे, तमाम जो विकल्प हैं वो अब हमारे सामने हैं, लेकिन क्या माना जाए, क्या जिस तरीके से सप्लाई अगर बढ़ेगी, डिमांड अगर हमें नज़र आ रही है, तो अगर मांग ज़्यादा है तो? देखिए, एक तो केंद्र सरकार ने, मैं बताना चाहूँगा, कोरोना काल के दौरान आत्मनिर्भर भारत के तहत और बड़ी घोषणाएं की हैं केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उसमें एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसका भी योजना का उपयोग इस तरीके की इंडस्ट्री लगाने में किया जा सकता है जिससे पराली प्रबंधन हो। और जैसा कंवल सिंह जी ने बताया और डॉक्टर राजवीर भी बता रहे थे, इसका उपयोग एक तो यह है कि खेत के अंदर ही प्रबंधन इन सीटू और एक्स-सीटू, लेकिन उन्होंने न्यूट्रिएंट माइनिंग की बात भी की डॉक्टर साहब ने। और एक सबसे महत्वपूर्ण है सरकारों की जो योजनाएं हैं, विविधीकरण। अगर भाई आप धान के रकबे को कम करो, कम हर साल कितना कम होता है, हरियाणा में इस बार कितना कम हुआ, मक्का कितने लोगों ने उगाई, सरकार उसके ऊपर अनुदान दे रही है आपको 7,000 रुपए प्रति एकड़। तो पंजाब सरकार भी इसी तरीके से लेके आ रही है, दूसरे राज्यों में भी ऐसा होगा। तो निश्चित रूप से जब इसके ऊपर और
जो इंडस्ट्रीज लगेंगी और इसका एक्स सीटू जब प्रबंधन भी होगा, अगर भाई बेल बना दी, कंवल सिंह जी कह रहे थे इनके गांव में ये इस तरीके का काम कर रहे हैं उसका मशरूम के अंदर, तो मैं आपसे पहले ही कह रहा था अगर भाई इसका ऑर्गेनिक मल्च के रूप में बगीचों में, राजस्थान जैसे प्रदेश में, गुजरात में सब्जियों के उत्पादन में, बगीचों में, फलों के बगीचों में और छोटी नर्सरी, गर्मी के महत्वपूर्ण महीनों में कई बार हमें शेड नेट लगाना पड़ता है, तो इसको पतला इसका छप्पर बना करके ज्यादा मोटाई ना हो उसका उपयोग किया जा सकता है। यानी तमाम ये विकल्प हमारे सामने हैं जहां पर पराली का सदुपयोग हम कर सकते हैं, उसको जलाना हमें नहीं है, उसका प्रबंधन करना होगा। और आने वाले समय में हम मान सकते हैं जो धुएं का गुबार हमें नजर आने लगता था, जैसे ही सितंबर के आखिरी तक हम पहुंचते थे, अक्टूबर महीने की बात करें, लेकिन अब इस तरह की समस्या मान सकते हैं कि काफ़ी हद तक कम हुई है और आने वाले समय में ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि किसान हमारा जागरूक है और उस तक जानकारी पहुँचाने के लिए हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी पर हैं। ना सिर्फ धरातल पर जाकर उनको जानकारी दी जा रही है, बल्कि बताया जा रहा है कि किस तरह का नुकसान अभी तक आप करते आए हैं और कैसे इस नुकसान को आप मुनाफे में आने वाले समय में तब्दील कर सकते हैं। फिलहाल आज विचार विमर्श में बस इतना ही। हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजबीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लुधियाना से आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही डॉक्टर बलराज और कमल जी हमारे साथ आज यहाँ स्टूडियो में रहे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। जो दर्शक हैं वो और बेहतर ढंग से जान पाए होंगे कि आखिर क्यों ज़रूरी है पराली का प्रबंधन करना और क्या महत्व है न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी। फिलहाल विचार विमर्श में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता, इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए आय को दुगना करने में सक्षम है।